Welcome, dear aspirants. Welcome to the discussion on Test 1 of CSAT. Let us look at the first question. Which one of the following statement best reflects the most rational, logical and practical message? Now, जब भी आपको पैसेज के अंदर रैशनल बात कही गई हो तो इसका मतलब आप समझें कि ऑथर जो हमारा क्वेश्चन मेकर है वो हमको चाहता है कि वी शुड फाइंड द मोस्ट रीजनेबल एंड जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो रीजनेबल हो और जस्टिफाइड हो वो चीज़ हमको ढूंढनी है। लॉजिकल मतलब विच कैन बी जस्टिफाइड थ्रू लॉजिक, राइट। जो इलॉजिकल ना हो बात वो चीज़ लॉजिकल होगी। प्रैक्टिकल का मतलब जो चीज़ ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो सके, ग्राउंड पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो सके। ग्राउंड पे भी आप समझें कि जैसे इंडिया जैसे देश है, इंडिया की कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ है, जैसे कि हमारी सोशो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, इनकम इनक्वालिटी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट भी है, वहीं पे करप्शन भी है, एक तरफ एस्पिरेशनल इंडिया भी है जो ग्रोथ चाहता है, राइट। दूसरी तरफ सेंटर स्टेट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो और हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में भी अभी हम बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की, बट क्वालिटी एजुकेशन ग्राउंड तक पहुंची नहीं है। ठीक है, तो इन सब रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि इस आई ऑफिसर के लिए ज़रूरी है कि जिस भी पॉलिसी के साथ वो आए वो ऐसी हो जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो सके, जो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ऐसी हमको ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे इंसान ने किसी ने पैसेज लिखा है तो ऑब्वियसली वो ऐसी बात करेगा जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हो। तो ऐसा कौन सा मैसेज है जो प्रैक्टिकल है, रैशनल है, लॉजिकल है। ठीक है, एक बार पैसेज को पढ़ते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। While science offers profound insights and technological advancements, it is philosophy that provides necessary framework to apply these scientific discoveries meaningfully. पैसेज ये कह रहा है कि आज के ज़माने के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस की बहुत ज़रूरत है। साइंस जो है वो हमको प्रोफाउंड इंसाइट देती है कई चीज़ों के बारे में, हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में हेल्प करती है, बट इसको एक नेसेसरी फ्रेमवर्क देना ज़रूरी है, जो कि कौन देगा? फिलॉसफी देगी, ताकि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है वो मीनिंगफुल हो। तो कहीं ना कहीं एक बात हो रही है कि साइंस और फिलॉसफी का मिलन होना चाहिए। साइंस व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम फिलोसॉफिकल स्क्रूटनी मे लीड टू एडवांसमेंट्स विदाउट डायरेक्शन और एथिकल कंसिडरेशन। ये बोल रहा है कि अगर साइंस को आपने प्रोग्रेस करने दिया विदाउट दी क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बाय फिलोसफी, उससे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि अनडिज़ायरेबल हो, अनएथिकल हो। कन्वर्सली फिलोसफी विदाउट एम्पेरिकल ग्राउंडिंग ऑफ साइंस में बिकम ओवरली स्पेकुलेटिव। और वहीं पे अगर फिलोसफी में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही आ रही है, सिर्फ बातें ही बातें हो रही है और कुछ ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ना हो सके, कुछ एक्सपीरियंशियली प्रूव ना हो सके, तो वो फिलोसफी जो है वो सिर्फ स्पेकुलेटिव हो जाएगी, वो कहीं पे भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिलन की बात हो रही है साइंस और फिलोसफी की। इफेक्टिव गवर्नेंस लाइक साइंटिफिक इफेक्टिव साइंस requires integration of philosophical wisdom guide decision making process towards beneficial and ethically sound goal। ये बोल रहा है कि अच्छी एक इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि फिलोसॉफिकल विजडम भी आए वहीं पे, जो कि डिसीजन मेकिंग को गाइड करे, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो बेनिफिशियल हो सके और एथिकली साउंड गोल्स की तरफ डायरेक्ट हो सके। दिस इंटीग्रेशन ensures that both scientific and political endeavors are aligned with broader human values and societal needs। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं साइंस और फिलोसफी का इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि साइंस विदाउट फिलोसफी विल बिकम मीनिंगलेस, वेरएज फिलोसफी विदाउट साइंस विल बिकम स्पेकुलेटिव, राइट। और कहीं ना कहीं गवर्नेंस के अंदर भी हमको फिलोसफिकल विजडम को लेकर आना चाहिए। तो इस तरीके से ये बात कर रहा है इस पैसेज के अंदर। देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस ऑन साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग टू इंश्योर दैट ऑल सोसाइटल डिसीजंस आर एथिकली साउंड। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को फोकस करना चाहिए, बट ये क्या सबसे लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल मैसेज है? देखते हैं, इसको ऑप्शन को होल्ड पे रखते हैं। फिलोसोफर्स शुड रिसीव ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड टू मेक देयर वर्क मोर
एम्पेरिकल एंड लेस स्पेकुलेटिव। बोल तो रहा है कि साइंस और फिलॉसफी का मिलन होना चाहिए क्योंकि फिलॉसफी विदाउट साइंस विल बिकम मोर स्पेकुलेटिव। बट क्या ये मोस्ट रैशनल मैसेज है? देखना पड़ेगा, होल्ड पर रखते हैं इसको, बाकी ऑप्शन हमको देखते हैं। Government should be led by individuals who have scientific and philosophical background to ensure that their decisions are not only empirically based but also reflect its statesmanship. गवर्नमेंट को फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले लोगों द्वारा लीड किया जाना चाहिए। कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं बोली उसने, ये मगर ये जरूर बोला है कि गवर्नेंस के अंदर इफेक्टिव गवर्नेंस बनाने के लिए फिलोसफी का इंटीग्रेशन होना चाहिए, फिलोसफिकल विजडम का इंटीग्रेशन होना चाहिए। साइंस की इंटीग्रेशन की तो बात नहीं करी, तो इसको तो हटा सकते हैं। और ऐसा भी उसने कहीं नहीं बोला कि स्टेट्समैनशिप उससे इंश्योर होगी, उसने बोला है कि ज़्यादा एथिकली गोल होंगे। खैर स्टेट्समैनशिप को एक बार मान भी लेते, बस साइंटिफिक और इसके बैकग्राउंड वाले लोग गवर्नमेंट को रन करें, ऐसी तो कोई उसने डायरेक्टली मैसेज नहीं दिया। साइंस एंड फिलोसफी शुड बी इंटीग्रेटेड टू इंश्योर दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर एथिकली ग्राउंडेड एंड अलाइंड विद ह्यूमन वैल्यूज। ये जो पैसेज का मेन मैसेज दिखता है। क्यों? क्योंकि एक रीजनेबल भी है। रीजनेबल इसलिए है क्योंकि उसने बात भी करी है कि साइंस और फिलोसफी का इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विदाउट फिलोसफी विल बिकम मीनिंगलेस, ये भी बोला है। और लास्ट के अंदर उसने ये भी बोला है कि इंटीग्रेशन इंश्योर्स दैट बोथ साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल एंडिवर्स आर अलाइंड विद ब्रॉडर ह्यूमन वैल्यूज एंड सोसाइटल नीड्स। तो इससे हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो उसके बारे में कोई क्रूशियल मैसेज, कोई प्रैक्टिकल मैसेज ऑथर ने पैसेज के अंदर नहीं दिया। फिलोसोफर को लेस स्पेकुलेटिव होना चाहिए। हाँ, उसने बोला है कि विदाउट साइंस इट विल बिकम मोर स्पेकुलेटिव, बट ये मोस्ट रैशनल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल मैसेज नहीं है। और सी के बारे में हमने बात करी ली कि उसने कहीं भी ऐसी बात नहीं करी कि फिलोसफी और साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले लोगों को गवर्नमेंट से रन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रक्स को फाइंड आउट कर सकें। स्पेशली आप देखेंगे कि पहली जो दूसरी तीसरी लाइनें हैं, यहीं पे पहली जो फर्स्ट 2-3 लाइंस जो होती हैं, या एटमैक्स 4 लाइंस में कोर बात हो रही होती है, पैसेज की कोर बात। तो शुरुआत के 4-5 जो लाइनें हैं उनको हम बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत धीरे धीरे पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो हमारा पैसेज आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी हमको सॉल्व कराने से टाइम लग रहा है, और जब आप पढ़ेंगे इसको खुद से तो आपको इतना समय नहीं लगना चाहिए, स्पेशली अगर आप शुरुआत की 4 लाइनों को ढंग से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following statement most likely reflects what the author of the passage intends to say? ऑथर की मंशा क्या है, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, एक बार देखते हैं पैसेज को जल्दी से। In India, the frequently cited unemployment rate often provides an incomplete picture of economic health, especially in the context of increasing school and college enrollments. ठीक है, तो हमने बात करी थी कि शुरुआत की जो स्टार्टिंग की 2 से 3 या फिर 4 लाइनें भी ऐसी हैं जिनको हमको बहुत धीरे से आराम से पढ़ना है। ठीक है, इनको धीरे से आराम से पढ़ना है हमको, ताकि क्योंकि जो हमारे शुरुआत की 2-3 लाइनें हैं या 3-4 लाइनें हैं, इन्हीं के अंदर हमको पैसेज का कोर मिलेगा, और बिना कोर पहचाने हम पैसेज का आंसर कभी नहीं निकाल सकते। या आपको दिमाग में गांठ बांध लेनी है। जब तक हमको पैसेज का कोर नहीं मिलेगा कि किस इशू पे, मेन इशू पे पैसेज पे बात की जा रही है, तब तक हम रियल आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं पहले 2 लाइनों में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि हमारे देश में बार बार चर्चा हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर जो चर्चा हो रही है ये इनकम्प्लीट पिक्चर प्रोवाइड कर रही है हमारी इकोनॉमिक हेल्थ की, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट। इसका मतलब ये कि ये ऑथर कहना चाह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो सकता है बढ़ रही हो, और जनरली हमको लगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है तो मतलब इसका मतलब है कि एजुकेशन की कमी है, एनरोलमेंट घट रहे हैं। मगर अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये इनकम्प्लीट पिक्चर होगी हमारी इकोनॉमिक हेल्थ की। तो इसका मतलब ये है कि हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रही हो और साथ में एजुकेशन भी बढ़ रही हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि प्राइमा फेसी कोई सुनेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उनको लगता है पहले कि अच्छा एजुकेशन की कमी होगी इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है,
बट आज के ज़माने में देखें तो ऐसा हो ही रहा है कि एजुकेशन भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है दिस मेजर टेंड्स टू रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ यंगर इंडिविजुअल्स हु फेस सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। यंगर इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एंड आर मोर लाइकली टू होल्ड आउट फॉर सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है। द इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड अमंग दोज विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है, उन वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। जो हमने पहली बार में बात करी कि अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन लेवल का कोई कोरिलेशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, स्पेशली एजुकेशन भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये बात करी कि इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड अमंग दोज विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, ये उनके अंदर ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। एज राइजिंग एजुकेशनल अटेनमेंट एम्पलीफाइज द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट, कि जितनी ज़्यादा एजुकेशन आपकी बढ़ रही है उतने ही ज़्यादा आपको अपनी सूटेबल जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है, राइट। अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। द इंक्रीज इन स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं बात हो ही रही है कि एजुकेशन बढ़ रही है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। क्या ये मोस्ट लाइकली वाला है जो उनकी मंशा है? देखते हैं। हायर एजुकेशन लेवल अमंग यंग इंडियंस कंट्रीब्यूट टू हायर एम्प्लॉयमेंट रेट, ये चीज़ लग रही है स्पेशली। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में उन्होंने ये बात करी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इनकम्प्लीट पिक्चर प्रोवाइड करती है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशनल एनरोलमेंट। फिर उसने फिर बोला कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि हायर एजुकेशन अमंग यंग इंडियंस इज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। थर्ड पढ़ते हैं, द फोकस शुड बी ऑन क्रिएटिंग मोर जॉब्स फॉर लेस एजुकेटेड इंडिविजुअल टू बैलेंस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये तो कोई भी बात ही नहीं करी, ये तो मतलब गलत ही एक तरीके का इंटेंशन हम ले लेंगे अगर इसको मान लेंगे सही। उसने कहीं नहीं बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पढ़े लिखे लोगों में बढ़ रही है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए कम पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा हमको एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है, ऐसी कहीं उसने बात नहीं करी। यंगर इंडियंस शुड लोअर देयर जॉब एक्सपेक्टेशन टू रिड्यूस दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तो बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है। कभी भी कोई ऑथर यंगर इंडिविजुअल्स को अपनी जॉब एक्सपेक्टेशन कम करने के लिए नहीं बोलेगा कि वो लोग की एम्प्लॉयमेंट मिल जाए सिर्फ तो इसलिए वो कम एक्सपेक्टेशन वाली जॉब में एनरोल हो जाए, ऐसी बात तो नहीं करेगा। फर्स्ट की डायरेक्टली बात नहीं की गई, उसने ये बोला है कि एम्प्लॉयड लोग जो हैं, सॉरी अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं। तो इस तरीके से हम जा सकते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। फिर से आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे उसने बात करी पैसेज में कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज गिविंग इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ इंक्रीजिंग स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट। फिर यहाँ उसने बात करी कि द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड अमंग दोज विद हायर और सेकेंडरी एजुकेशन, जिससे कि हायर राइजिंग एजुकेशनल अटेनमेंट इज एम्पलीफाइंग द चैलेंज एसोसिएटेड विद सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट। सीधी बात यह है कि जो एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ रही है उससे उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे हम अगर इंडिया की ग्राउंड रियलिटी देखें तो आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने में जो हमारे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बल्कि जो कि आप देखेंगे कि अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, राइट। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं ऑप्शन। आते हैं पैसेज नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो पैसेज नंबर 3 बोलता है, बात कर रहा है रैशनल मैसेज की। ऑथर क्या रैशनल मैसेज दे रहा है, ठीक है। इन इंडिया मैनी फार्मर्स आर स्मॉल होल्डर्स with limited education, low adaptive capabilities to climate change largely due to financial and other constraint। जो हमारे देश में स्मॉल फार्मर्स हैं उनके एजुकेशन की कमी है और उनके पास अडेप्टिव कैपेबिलिटी कम है क्लाइमेट चेंज के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल और अदर कंस्ट्रेंट है, पैसा उनके पास इतना नहीं है, एजुकेशन की कमी है, इसलिए उनकी लो अडेप्टिव कैपेबिलिटी है विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज। एज अ रिजल्ट एक्सपेक्टिंग देम टू अडेप्ट ऑटोनोमसली टू क्लाइमेट चेंज इज अनरियलिस्टिक। तो हम अगर ऐसा सोचें कि फार्मर्स, ये जो गरीब फार्मर्स है वो ऑटोमेटिकली अपने आप से क्लाइमेट चेंज के लिए अडेप्ट कर ले, तो ये अनरियलिस्टिक बात होगी। क्योंकि पहली बात उनके पास एजुकेशन की कमी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है। वहीं पे उनके पास फाइनेंशियल और अदर कंस्ट्रेंट्स है, लाइक टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट होंगे, पैसे की कमी है, तो अपने आप से तो वो नहीं कर सकते, ऐसा एक्सपेक्ट करना भी अनरियलिस्टिक होगा, ऐसे बोला है। शुरुआत की 3-4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहीं से हमको कोर ऑफ द पैसेज मिलता है, बिना कोर ऑफ द पैसेज के हम पैसेज को सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये बात को ध्यान रखना हमेशा। इवन इफ ऑटोनोमस अडेप्टेशन वर फीजिबल, इट वुड नॉट बी इनफ टू काउंटर बैलेंस द लॉसेज caused by climate change. Therefore, it is crucial to prioritize adaptation measures along with swift mitigation effort. ठीक है, तो adaptation के साथ mitigation भी होना चाहिए। Potential solution is a planned policy driven adaptation होना चाहिए, necessitating government intervention होना चाहिए। ठीक है, essential prerequisite क्या है कि farmer का perception of climate change depends significantly on the perception of the issue. Farmers' perception of climate change depends significantly on the perception of the issue. However, mere perception is insufficient. How farmer perceive the risks associated with climate change plays a crucial role in their adaptation decision. तो पहले उसने बात करी फार्मर जो है वो कम एजुकेटेड है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है विद रिगार्ड टू डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, वो ऑटोनोमसली अडेप्ट नहीं कर सकते। अडेप्टेशन के साथ मिटिगेशन की भी जरूरत है, पॉलिसी ड्रिवन अडेप्टेशन की जरूरत है। साथ में लास्ट में बात करी कि उनका परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे परसीव कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आकर उनकी क्रॉप्स को कैसे डैमेज कर सकता है, उनकी इनकम को कैसे रिड्यूस कर सकता है, इस चीज़ के ऊपर फार्मर्स अवेयर हों। ठीक है, लास्ट में इसने बोला है कि परसेप्शन भी पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि फार्मर्स को ये भी देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज के साथ उनके साथ क्या रिस्क हो रहे हैं, वो भी क्रिटिकल रोल पर प्ले करेंगे कि फार्मर्स कितना अडेप्टेशन डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस को। द गवर्नमेंट शुड बियर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन। ये तो बिल्कुल बात ही नहीं करी है उसने गवर्नमेंट की, तो उसने तो फार्मर्स की बात की है। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन लैंड यूज आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और लैंड यूज के बारे में बात ही नहीं करी उसने। फार्मर्स रिस्क परसेप्शन आर क्रूशियल इन मोटिवेटिंग देम टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। ये तो बात तो उसने बोली है, बिल्कुल बोली है, उसने बार बार बोला है, पहले भी बोला कि फार्मर जो है वो कम एजुकेटेड हैं, तो ऑटोनोमसली कम एजुकेटेड है, फाइनेंशियली पूरी तरीके से साउंड नहीं है, तो ऑटोनोमसली कर नहीं सकते। फिर उसने बोला कि रिस्क परसेप्शन फार्मर्स को होना चाहिए, तभी वो लोग ये जान पाएंगे कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज उनकी क्रॉप्स को या उनके प्रॉफिट्स को कैसे कम या ज़्यादा कम कर सकता है। ठीक है, लास्ट भी देख लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए। गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज क्विक पॉलिसी रिस्पॉन्सेज सिंस मिटिगेशन अलोन इज इनसफिशिएंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। अगेन क्विक पॉलिसी रिस्पॉन्सेज से क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम तो आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे ना, तो ठीक है, तो ये थर्ड भी हमारा फोर्थ भी गलत है, सही आंसर है सी। और हम कैसे पहुंचे हैं सी तक? इस कोर को पकड़ के, जो फार्मर के बारे में उसने बात करी थी। ठीक है, तो कभी भी लास्ट की कुछ लाइनों में गवर्नमेंट वगैरह लिखा हुआ है तो आप फंस ना जाएं उसके अंदर, और पॉलिसी की बात की है तो इसमें फंस ना जाएं कि पॉलिसी लिखा है तो सही होगा। आप ये देखें कि कोर क्या है पैसेज का। कोर आपको मिलेगा शुरुआत की 4 लाइनों में हमेशा, तो कोर फार्मर्स के बारे में बात हो रही है, तो लास्ट में जो ऑप्शन होगा वो भी फार्मर से रिलेटेड ही होगा। आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अजम्पशन वाला है। बहुत बच्चों ने अजम्पशन के लिए बोला था कि अजम्पशन वाले में उनको प्रॉब्लम आती है। देखिए, पहली बात ये समझिए अजम्पशन के बारे में कि अजम्पशन किसी ऑथर ने कोई बात बोली है किसी मुद्दे के ऊपर, वो एक एजुकेटेड पर्सन है जिसने पैसेज जिसने कि कोई एडिटोरियल लिखा होगा, वो एक एजुकेटेड पर्सन है, लिटरेट पर्सन है और काफ़ी अवेयर है ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ इंडिया। जो ग्राउंड रियलिटी है इंडिया में या वर्ल्ड ओवर, उसके बारे में बहुत अवेयर है, तो वो बहुत क्रूशल बात ही बोलेगा कोई ना कोई, और उसकी जो क्रूशल बात है उसको उसको उसके सुनने वाले कुछ ना कुछ अज्यूम करेंगे, उसके बेसिस पे कुछ पूर्व धारणाएं बनाएंगे। तो जो पूर्व धारणाएं ऑथर की बात से सीधे सीधे आ रही हो वो तो सही पूर्व धारणाएं होगी, और जो ऑथर की बात को ज़्यादा स्ट्रेच कर दे, एग्जैजरेट कर दे, वो तो सही पूर्व धारणा नहीं होगी, वो सही अजम्पशन नहीं होगा। तो सही अजम्पशन हमेशा वो होता है जो सिंपल अजम्पशन हो, जो ऑथर बोल रहा है उसी से डायरेक्टली आ रहा हो, तो वो सही अजम्पशन होगा। ऑथर की बात को कहीं से आपने खींच दिया, उसमें कुछ जोड़ दिया, तो वो अजम्पशन नहीं होगा। तो इसके साथ हम देखते हैं कि पैसेज बोल क्या रहा है। पैसेज बोल रहा है कि साइंटिस्ट हैव बीन एग्जामिनिंग द ट्रांजिशन बिटवीन विंटर टू ग्रोइंग सीजन, इसको वर्नल विंडो कहते हैं। एग्जामिन कर रहे हैं साइंटिस्ट इस ट्रांजिशन पीरियड को। दे डिस्कवर्ड दैट वार्मर विंटर्स विद लेस स्नो रिजल्ट्स इन लॉन्गर डिले बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स एक्सटेंडिंग द वर्नल विंडो। वार्मर विंटर जो है वो वर्नल विंडो को एक्सटेंड कर दे रही है। दिस शिफ्ट इन द टाइमिंग ऑफ स्प्रिंग हैज सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन पर्टिकुलरली फॉर एग्रीकल्चर, फिशरी एंड टूरिज्म। तो ये जो हमारा शिफ्ट हो रहा है स्प्रिंग सीजन, उससे इकोलॉजिकल
सोशल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, फिशरी में, टूरिज्म में. फॉर इंस्टेंस, अर्लियर आइस मेल्ट डिस्टर्ब द टाइमिंग ऑफ बर्ड माइग्रेशन, लीडिंग टू डिलेज और एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो अगर आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है तो उससे बर्ड का माइग्रेशन टाइम डिसरप्ट हो जाता है. ऑब्वियसली बर्ड जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, फिशरी, टूरिज्म से रिलेटेड है, तो इसका भी एक कनेक्शन है. बट मोटा मोटी उसने ये बात करी है कि साइंटिस्ट जो है वर्नल विंडो को स्टडी कर रहे हैं, वर्नल विंडो जो है वो स्ट्रेच हो रही है, इसके कुछ सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को. वार्मर विंटर्स विद रिड्यूस्ड स्नोफॉल आर कॉजिंग वर्नल विंडो टू लेंथन. ये तो उसने बोली ये बात. दूसरी लाइन में बोली है कि दे डिस्कवर दैट वार्मर विंटर विद लेस स्नो रिजल्ट्स इन अ लॉन्गर डिले बिटवीन स्प्रिंग इवेंट एक्सटेंडिंग द वर्नल विंडो. बिल्कुल सही बात है, ये उसने बोला है. दूसरा ऑप्शन है एन एक्सटेंडेड वर्नल विंडो कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, फिशरी एंड टूरिज्म. ये भी बात बोली गई है कि उसने बोला है कि दिस शिफ्ट इन टाइमिंग ऑफ स्प्रिंग क्यों शिफ्ट हो रही है कि वर्नल विंडो एक्सटेंड हो रहा है, हैज सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन पर्टिकुलरली फॉर एग्रीकल्चर वगैरह. तो डायरेक्टली ये बातें, दोनों बातें ऑथर की बोली गई बातों में से निकल के आ रही है, इसलिए डायरेक्ट ही सही, दोनों के दोनों सही हमारे अजम्पशंस होंगे. आते हैं पैसेज 5 पे. In many parts of the world, the productivity of staple crops such as rice and wheat has stagnated. दुनिया भर में कई जगह स्टैग्नेशन हो चुका है राइस और व्हीट की क्रॉप में. Advances in new crop varieties and agrochemicals are no longer leading to significant changes in yield. एग्रोकेमिकल्स में एडवांसमेंट हो भी रहा है बट उससे यील्ड नहीं बढ़ रही है. ठीक है, एग्रोकेमिकल के एडवांसमेंट से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है यील्ड बढ़ने का. फर्दरमोर देयर इज अ little unfarmed land left in the suitable which is suitable for cultivation. अनफार्म लैंड भी बहुत कम बचा है जो सुटेबल हो कल्टीवेशन के लिए. शुरुआत की 4-5 लाइनों को बहुत आराम से बढ़िएगा क्योंकि ऐसे हमको कोर मिलेगा पैसेज का, और कोर ही हमको आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेगा. उसके बाद आता है राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर एक्सपेक्टेड टू मेक सम रीजन्स अनफिट फॉर फार्मिंग. स्टार्टिंग से देखते हैं, प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की कम हो रही है, एग्रोकेमिकल्स भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे, अनफार्म लैंड भी बहुत कम बचे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो हेल्प कर सकता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है जो कि प्राइमरली अफ्लुएंट फार्मर्स जो कि डेवलप्ड कंट्री में है वो इस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में नहीं बढ़ रही, कहाँ बढ़ रही है, प्राइमरली ड्रिवन बाय अफ्लुएंट फार्मर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज. ऐसी लाइनों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसे बोल देता है कि ये चीज़ ग्लोबली बढ़ रही है, तो ग्लोबली नहीं बढ़ रही, उसने स्पेसिफिकली बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज में ही बढ़ रही है. These advanced techniques are being adapted in some areas to boost productivity of tropical crops also. Yet technology must be adapted to be effective. In developing countries, this applies not only to the latest advancements in genetic modification but also to the existing farming practices. सिर्फ GM में ही नहीं, not only in GM but existing farming practices हैं, उनमें भी इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आना होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. Providing small holders and subsistence farmers in Africa and Asia with access to current best practices मिलनी चाहिए, such as optimal fertilizer use, enhanced food availability इससे हो जाएगी. Improvements in infrastructure such as better road storage facility are also crucial to transport surplus produce to market and reduce waste. तो अभी तक हम देखें तो उसने मोटा मोटी क्या बात करी है कि दुनिया भर में प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग. एग्रोकेमिकल से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, दुनिया भर में लिटिल अनफार्म लैंड बचा है, ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा है वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लोग के फार्मर्स उठा रहे हैं जो कि एफ्लुएंट है. ट्रॉपिकल क्रॉप्स के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है. जो करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको एक्सटेंड करना चाहिए दुनिया भर में, जैसे कि ऑप्टिमल फर्टिलाइजर यूज़, जिससे कि फूडेबिलिटी बढ़ेगी. साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उसने बात करी है. तो बेसिकली बात हो रही है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कि अभी बाकी दुनिया में नहीं बढ़ रही, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेसिस पे वहाँ बढ़ रही है. ठीक है, अजम्पशन की बात हो रही है यहाँ पे. पहला बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज प्राइमरली अकरिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज. तो ये तो उसने बोला है, यहीं पे बोला है उसने हमारे कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग प्राइमरली बाय अफ्लुएंट फार्मर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, राइट. तो ये तो उसने बोला है. दूसरी चीज़
adoption and adaptation of agriculture technology in developing countries can significantly improve food availability. तो ये चीज़ भी उसने बोली है। जैसे कि हम देखें कि प्रोवाइडिंग, हाँ, इसने ये बोला है कि providing small holders and subsistence farmer in Africa and Asia with access to current best practices such as optimal fertilizer use would significantly increase the food availability. तो अगर एशिया और अफ्रीका के अंदर, एशिया अफ्रीका जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही सिग्निफाई करती है, यहाँ पे अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर होती जाए तो उससे फूड अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है। तो यहीं से हमको हमारे दोनों के दोनों अजम्पशन हमारे सही हो जाते हैं। तो सही आंसर होता है सी। वापस से हम रिवाइज करते हैं कि हमने किया क्या है पूरे पैसेज के अंदर, पांचों के पांचों, जो कि बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे बेस्ड था। हमने क्या किया है, पहली चीज़ हमने करी है कि हमने क्रक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। क्रक्स फाइंड आउट करना है। क्रक्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? रीड फर्स्ट 3-4 लाइन्स वेरी केयरफुली। वहीं पे हमको पैसेज का कोर इशू मिलेगा, कोर इशू यहीं मिलेगा, कोर इशू। ठीक है, इसको बहुत आराम से पढ़ें, राइट। दूसरी चीज़ हमने समझी कि हमको ये देखना पड़ेगा कि रैशनल लॉजिकल क्या बात कर रहा है। प्रैक्टिकल बात क्या होती है? प्रैक्टिकल बात वो होती है जो ग्राउंड रियलिटीज़, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ है उसको देखते हुए इम्प्लीमेंटेबल हो, जो इम्प्लीमेंट हो सके ग्राउंड रियलिटीज़ पे। तीसरी बात हमने ये करी कि अजम्पशन का मतलब क्या होता है। अजम्पशन का मतलब ये होता है कि ऑथर ने जो बात बोली है उससे कोई चीज़ डायरेक्टली या इम्प्लाइड तरीके से एक बायस या फिर कोई पूर्व धारणा को दर्शा रहा हो, राइट। कि पैसेज का जो ऑथर है पैसेज का, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, वो हमारा, उससे हम एक अजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं। अजम्पशन हमेशा एक सिंपल अजम्पशन होगा, वो कभी भी एग्जैजरेटेड नहीं हो सकता, कोई उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, राइट। जो पैसेज में ऑथर ने बात ही नहीं करी उससे वो चीज़ अगर ऐड कर दी गई है अजम्पशन के अंदर तो वो अजम्पशन गलत है। अजम्पशन हमेशा उसी बात पे होगा जो ऑथर ने बोली है, वरना जो भी अगर थोड़ी बात हमने उसमें जोड़ दी या कम कर दी तो वो ऑथर की पैसेज का सही अजम्पशन नहीं होगा, राइट। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कल हम और टेस्ट को पोस्ट करेंगे सीसैट के, जिससे कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को और रिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम 2023 और 2022, 21, 20 और 19 का पेपर भी डिस्कस करेंगे, लाइव ही डिस्कस करेंगे। एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि आज 2023 का पेपर डिस्कस होना है, तो आप उससे पहले अपने पेपर्स को सॉल्व करके रखेंगे ताकि हम डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस को ले पाएंगे और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है पैसेज को सॉल्व करने में उसको डायरेक्टली हम पिन पॉइंटेड तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आगे वाले जो 6 से लेकर 10 क्वेश्चन है उनका डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिएगा मेंटर से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।